स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो जब हमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मालूम है तो नॉन आइडियल को डिस्क्राइब करना बहुत इजी है। हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। तो हम सीधा बोलेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो उन कंडीशंस को फॉलो ना करें। तो कौन सी कंडीशन थी? तो आप याद करिए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पहली कंडीशन कही कि ऑल ऑफ द सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउल्स लॉ एट द गिवन कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आप यहाँ बोलोगे नॉन आइडियल में कि नॉट फॉलोज द राउल्स लॉ शब्दों में, वर्ड्स में, लेकिन अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखोगे तो आपने वहाँ कहा कि सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। यहाँ बोलोगे पी ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। उधर था पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। यहाँ बोलोगे पी बी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। वहाँ बोला था कि टोटल सॉल्यूशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। और यहाँ बोलोगे नॉट इक्वल टू या पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दूसरी कंडीशन वहाँ बताई कि ऐसे सभी सॉल्यूशन जिनका सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सल्यूट सॉल्वेंट यानी इन सॉल्यूशन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आइडेंटिकल होता है वो नो आइडियल सॉल्यूशन है। तो सभी तरह के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर एक जैसे हैं, बराबर है, तो आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप वही चीज़ बोलोगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सभी तरह के इंटरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल नहीं हैं, यानी सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर टर्म्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली वहाँ कहा कि सॉल्यूशन बनाते समय जो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग है वो इज इक्वल टू जीरो है, यानी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ आप बोलोगे कि वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी मैथमेटिकली वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आर नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे कंडीशन थी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी बिफोर एंड आफ्टर एंथैल्पी वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ आप बोलोगे नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन हुए। तो अब इसको समझना ये है कि ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। आप किसी सोल्यूशन को नॉन आइडियल बोल दोगे तो ये इतना इजी वर्ड में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्वेश्चन ही आता है कि हम अगर ये कहें कि कोई चीज़ जी इज इक्वल टू जीरो है या इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम कह देते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल है, तो क्वेश्चन उठता है कितना है। तो या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो फिर ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनको दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल असाइनमेंट से ही समझ सकते हैं। कैसे कि हम अगर ये कहें कि हमारे पास सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन को हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स करने के पहले हमारे पास उसका डेटाबेस तैयार है, उसका पूरी वैल्यूज़ डेटा हमारे पास है, और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके कुछ वैल्यूज़ उसकी स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी गिवन डेटा से एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर सॉल्यूशन जो हमारे पास है डेटा वैल्यू से कम वैल्यूज़ दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे यार हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी या हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे कम आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे डेविएशन में, और ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन कैसे? तो इसको एक सिंपल तरीके से पढ़ा जाता है। इसके क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे बहुत आते हैं, खासकर कॉम्पिटिशन्स में इसका एक आध क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो पिछले 20 सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमेशा एनसीईआरटी के जो गिवन एग्जाम्पल हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, या जो आ चुके हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को दिमाग में रख के स्टडी किया जाए तो क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। 12th में भी इस छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इसके क्वेश्चन हार्मफुल होते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने में कि पॉजिटिव में है नेगेटिव में है तो दिक्कत होती है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन।
तो इसको हम, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल बेस से समझने की कोशिश करें कि लेट मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैंने एथिल अल्कोहल लिया है और उसमें नॉर्मल हेक्सेन को डिज़ोल्व किया। एथिल अल्कोहल में नॉर्मल हेक्सेन डिज़ोल्व किया, क्लियर। और एक सोल्यूशन मैं ले लेता हूँ और उसमें मैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सर बना लेता हूँ। अब मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक है एथिल अल्कोहल प्लस नॉर्मल हेक्सेन, एक है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब इनको रटना नहीं है, इनको दिमाग लगाना है। तो चलिए इनको कंपेयर करते हैं और इनसे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो पहली बात कि मैंने जब एथिल अल्कोहल में नॉर्मल हेक्सेन मिलाया, तो आप जब 11th में थे तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन, खासकर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो है और बॉन्ड नेचर, पोलैरिटी, स्ट्रक्चर, इनके आधार पर असाइनमेंट कर सकते हो कि क्या हो रहा है। तो जब एथिल अल्कोहल और नॉर्मल हेक्सेन फर्स्ट केस लेते हैं और इसको मैं मिला देता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि एथिल अल्कोहल की जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल थे उनके बीच में जो बॉन्डिंग नेचर था वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्पेसिफिक बॉन्ड, बाकी कोवैलेंट सब में है। और नॉर्मल हेक्सेन में कौन सा है, तो एल्केन में कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स। तो ये क्लियर हो गया कि एथिल अल्कोहल और नॉर्मल हेक्सेन की जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो अलग अलग है और दोनों में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। यानी एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल और नॉर्मल हेक्सेन के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट नहीं होंगे। इंटरैक्ट नहीं होंगे तो ये फार अवे होंगे, दूर होंगे। जब ये दूर होंगे तो स्वाभाविक बात है हम ये बोलेंगे कि यार मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं। जब मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, बोले यार जो ऐसा सलूशन होगा इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से बढ़ रहा है। यानी पहला केस बिना रटे अपन ने ये किया कि यार मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से बढ़ रहा है। यानी कहना चाहिए कि इसका वॉल्यूम चेंज जो है नॉट इक्वल टू जीरो की जगह ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये पक्का पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, यानी हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। सिमिलरली अगर इस तरफ आएँ और मैं बोलूँ कि मैंने एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया है, तो ठीक है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस 11th में कम थी, लेकिन अगर अपन सोचें कि क्या हो सकता है तो हम जानते हैं कि एसीटोन CH3CH3C डबल बॉन्ड O और क्लोरोफॉर्म CHCl3। ड्यूरिंग द रिएक्शन आप हमेशा याद रखो कि क्लोरोफॉर्म को H+ और CCl3 माइनस लिख सकते हैं। चूँकि एसीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो स्वाभाविक बात है आपके पास H+ और CCl3 माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो CH3 COH CCl3। तो आपने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को कॉम्बिनेशन कराया तो आपको मिला क्लोरीटोन। यानी कहना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग तो बात की बात है, सिंपल थ्योरी में मुझे क्लियर है कि यार एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में एसोसिएट होते हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो स्वाभाविक बात है जब मैं इन मॉलिक्यूल्स को मिला के सलूशन बनाऊंगा तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड है उससे कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव डेविएशन में चला गया। अब और कंपेयर करें इस तरफ पॉजिटिव डेविएशन में जो मैंने सोचा था, मैंने कहा कि नॉर्मल हेक्सेन और एथिल अल्कोहल को जब मैंने मिलाया तो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कम हुआ, तो वो फार अवे है, एक दूसरे से दूर दूर है। जब दूर दूर है तो मैं ये सोच रहा था कि ये
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होगा। अब मैं इस सोल्यूशन को गर्म करना शुरू करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इंटरेक्शन कमज़ोर है, वीक है, तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी वेपर में बदल रहे हैं। जब मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी वेपर में बदल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेपर बन रही है, बहुत ज़्यादा वेपर बन रही है। इसका मतलब जो वेपर का टोटल प्रेशर है और वेपर का टोटल अमाउंट है एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। दैट्स वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब मुझे वेपर का प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है और एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर सोच रखा था कि 55 डिग्री सेल्सियस पे ये सोल्यूशन बॉयल करेगा, लेकिन मुझे 50 डिग्री पे ही बहुत ज़्यादा वेपर मिल रहा है और बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो वेपर प्रेशर है बहुत जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, तो ये सोल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस पे लेट बॉयल कर गया, जबकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 55 डिग्री पे बॉयल करेगा, 55 डिग्री पे। तब फिर मैं ये कहता हूँ यार ये सोल्यूशन तो पॉजिटिव डेविएशन है, इसमें वॉल्यूम एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, वेपर अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, एंथैल्पी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है बात करते हैं। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा वेपर बनाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। जब बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि यार ये सोल्यूशन लो बॉइलिंग है। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाती है कि जब सोल्यूशन बनाते हैं और उनमें कंपोजिशन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ऐसे कंडीशन पे एक टर्म आता है एजियोट्रॉप, AZETROP, एजियोट्रॉप। तो मैं कहता हूँ कि ये सोल्यूशन एजियोट्रॉप को आगे डिस्क्राइब करेंगे, ये सोल्यूशन लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही क्लियर करना रखना है, ये सोल्यूशन लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। सिमिलरली अगर हम इस तरफ आएँ और हम नेगेटिव डेविएशन की ओर चले तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में केमिकली बॉन्ड बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल क्लोजरनेस बढ़ रही है। मॉलिक्यूल जब क्लोज आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनमें इंटरेक्शन अच्छा है। इंटरेक्शन अच्छा है तो मैंने इनको हीट करना शुरू किया। जब हीट किया तो मैं सोच रहा हूँ कि 60 डिग्री सेल्सियस पे इनका खूब वेपर बनेगा, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ तो इनमें इंटरेक्शन बहुत तगड़ा हो गया, जिसके कारण से इनका वेपर कम बन रहा है। तो तय बात है इनका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। जब इनका वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो मैं एक क्लियर कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि यार इसका ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वेपर कम बन रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो मैं जब सोच रहा हूँ कि 60 डिग्री पे ये बॉयल करेगा, लेकिन 60 डिग्री पे तो इसका इतना वेपर ही नहीं बना कि वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तब ये क्लियर हो गया कि ऐसा सोल्यूशन 60 डिग्री पे तो ये नहीं बॉयल करेगा। जब ये बॉयल नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा और हीट करेंगे। मैं 62 पे करूँगा, 63 पे करूँगा, हीट करते 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 कभी तो उबलेगा। यानी से क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव डेविएशन पे इसका बाकी वैल्यूज़ तो डेविएट हो रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम, बट बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये दो कंडीशन आएंगी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एग्जाम्पल किसी नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन को कंक्लूड करके और उसके आधार पे फिर आप इनका तुलना करें। तो पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका तो एग्जाम्पल धीरे धीरे याद होंगे। ग्राफ की बात आई तो फिर इसमें ग्राफ भी बनता है कि भाई जो हमारा आइडियल सोल्यूशन था उस आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ को आप देख रहे हैं, बुक में भी ग्राफ बना हुआ है। तो आइडियल सोल्यूशन पे जो फ्लैट लाइंस थी, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव डेविएशन होगा तो ओरिजिन और एंड पॉइंट सेम होगा, डाउनवर्ड ग्राफ जाएगा, और पॉजिटिव डेविएशन में अपवर्ड ग्राफ जाएगा, कर्व बनेगा डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो बहुत इजी है, उसको आप एक बार देखिए, बस उसमें अंतर ये आएगा कि इज इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। तो ग्राफ को आप बुक से स्टडी करिए और बहुत इजी है, लेकिन इनकी अच्छी समझ होनी चाहिए
क्योंकि ये बहुत बोरिंग टाइप का लग दिया और लिखा हुआ है बुक्स में, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब एक चीज़ और कि एंथैल्पी को कैसे डिटरमाइन करें, रट लें कि कुछ है तरीका। तो आपको ये कंक्लूज़न दिमाग में रखना होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर दो कंपोनेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में ये एक टिपिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इससे ये क्लियर हो गया कि एथिल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो आपस में केमिकली बॉन्ड बना रहे हैं और एक नया कंपोनेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी। सिमिलरली जो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनका फोर्स कमज़ोर हो रहा है। ऐसे केस में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों को बहुत ईजिली कंक्लूड कर सकते हो आप। अब इसमें कुछ जो टिपिकल एग्जांपल हैं वो आपको याद रखने होंगे कि जैसे अगर मैं कहूँ कि यार क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन में गया है, तो नेगेटिव डेविएशन में बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक्स में, लेकिन कुछ एग्जांपल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आप क्लोरोफॉर्म का ही ले लें तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और डायथिल ईथर। सबसे इम्पॉर्टेंट H2O और HCl, वाटर और HCl। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग जनरल प्रैक्टिस में तो कहते हैं कि HCl पानी में घुल जाता है। घुल जाना तो सॉल्यूशन तो सभी कोई भी बनाओगे आप तो घुल जाता है। घुल जाना और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में अंतर होता है, ये केमिकल रिएक्शन में अंतर होता है। तो H2O और HCl एक टिपिकल एग्जाम्पल है। ज़्यादातर बच्चे जो गलती कर जाते हैं वो H2O और नाइट्रिक एसिड। H2O प्लस नाइट्रिक एसिड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो और इसका एसीटोन हो गया, एनिलीन हो गया, एसीटोन और एनिलीन नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। तो बहुत इजी है कि आप कुछ एग्जाम्पल याद रखें कि नेगेटिव डेविएशन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डायथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन तो हुआ ही, HCl वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ये नेगेटिव डेविएशन में आएंगे। ये टिपिकल एग्जाम्पल ही याद रखने होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में जब हम बात करते हैं तो हमने बात किया एथिल अल्कोहल नॉर्मल हेक्सेन, एथिल अल्कोहल नॉर्मल हेप्टेन, एथिल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों अलग अलग नेचर के। एसीटोन और बेंजीन एक टिपिकल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भी पॉजिटिव डेविएशन के टिपिकल एग्जाम्पल है। एथिल अल्कोहल और वाटर भी, एथिल अल्कोहल और वाटर भी आपस में एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के। और एसीटोन और एथिल ब्रोमाइड भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं जो दिमाग में रखने हैं। एग्जाम्पल को दिमाग में रखते समय इनकी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं वो अगर क्लियर है तो ये बहुत इजी हो जाता है। ये थोड़ा दिक्कत होती है बट फॉरगेट इट। आप सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करिए, और उस कंसेप्ट को जब क्लियर करेंगे तो एग्जाम्पल धीरे धीरे याद होंगे। आप दो एग्जाम्पल याद रखिए, 2 एग्जाम्पल पे कंफर्म करिए। जब आप 2 याद कर लेंगे तो अगले 2 भी धीरे धीरे याद होंगे। और इनके पेयर में जो एग्जाम्पल है कोशिश करिए याद करिए। या तो आप नेगेटिव डेविएशन के कुछ टिपिकल एग्जाम्पल NCERT में उस पर कंफर्म हो जाएगी कि हम बस नेगेटिव याद कर लेंगे तो पॉजिटिव अपने आप बनेंगे, या पॉजिटिव को याद करेंगे तो नेगेटिव बनेंगे। ताकि आपकी कैपेबिलिटी है आप दोनों एक साथ याद करें तो बहुत अच्छा है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक यू।